हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एएस एकेडमी। आज की क्लास में हम डिज़ाइन ऑफ पोर्टल फ्रेम को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिज़ाइन ऑफ बीम देखा था, उसमें हमने बीम को बेंडिंग और शियर दोनों के लिए डिज़ाइन किया था। अब सेकेंड पार्ट में हम कॉलम और फुटिंग डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। डिज़ाइन ऑफ कॉलम। स्टेप 4, डिज़ाइन ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हम कॉलम की कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कॉलम किस तरीके का है, इसमें किस तरह से लोड आ रहे हैं, एक्सियल लोड आ रहा है, बेंडिंग आ रहे हैं या दोनों आ रहा है। तो अगर हम पोर्टल फ्रेम में से कॉलम को अलग करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सियल लोड भी आ रहा है 174 किलोन्यूटन का, और एक मूवमेंट भी एक्ट कर रहा है 153.28 किलोन्यूटन मीटर का। तो यहाँ पे एक्सियल लोड भी आ रहा है और यहाँ पे मूवमेंट भी लग रहा है। तो ये एक्सियली लोडेड यूनी एक्सियल बेंडिंग का केस है। तो यहाँ पे हम सिंपल कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे, यहाँ हम बकलिंग के लिए भी डिज़ाइन करेंगे। तो अगर इस तरह का कॉलम अपने पास हो जिसमें एक्सियल लोड और बेंडिंग दोनों आ रहे हों, तो उस केस में फिर हम इंटरेक्शन डायग्राम यूज़ करते हैं। और इंटरेक्शन डायग्राम के लिए हमें कुछ पैरामीटर चाहिए होते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि वो पैरामीटर अपने पास हैं कि नहीं है, उसके बाद हम चलेंगे इंटरेक्शन डायग्राम पे कि कैसे हमें यूज़ करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ग्रेड ऑफ स्टील चाहिए। ऑलरेडी अपने पास है Fe415। देन डायमेंशन हमने यहाँ पे सेट कर रखा है 300 क्रॉस 500। डायमेंशन में दो कैटेगरी हो सकती है यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। तो रेक्टेंगुलर है, दोनों के लिए अलग अलग इंटरेक्शन डायग्राम होते हैं। तीसरा PU एंड MU, दोनों चीज़ें अपने पास हैं। देन D डैश बाई D रेशियो, तो ये भी अपने पास है। यहाँ पे D डैश है 50 और D है 500, ये वैल्यू हो जाएगी 0.1। देन हमें रेनफोर्समेंट की अरेंजमेंट को पहले से ही डिफाइन करना होता है कि रेनफोर्समेंट हम किस अरेंजमेंट में देने वाले हैं। तो एक्चुअली अरेंजमेंट इस तरह से डिसाइड होता है कि सबसे पहले तो शेप पे डिपेंड करता है। शेप हम दो तरीके से यहाँ पे कॉलम का प्रोवाइड कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। रेक्टेंगुलर में अगेन दो तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है स्टील का। पहला है 2 फेज अरेंजमेंट या 4 फेज अरेंजमेंट। 2 फेज का मतलब क्या है कि आपके पास कोई कॉलम है, उसका क्रॉस सेक्शन है, उसमें हम दो लाइन के अबाउट, दो साइड के अबाउट स्टील को मैनेज करते हैं। और 4 साइड का मतलब क्या है कि हम स्टील को चारों साइड से मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, ये होता है 2 फेज, ये होता है 4 फेज अरेंजमेंट। तो दोनों के लिए डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम अलग अलग होता है, इसलिए हमें पहले से सेट करना होता है कि हम किस तरह का अरेंजमेंट देने वाले हैं, राइट। तभी हम इंटरेक्शन डायग्राम को यूज़ कर पाएंगे। तो ये वो डेटा हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं इंटरेक्शन डायग्राम के लिए। तो अपने पास सभी डेटा हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम 2 फेस अरेंजमेंट को सेट कर रहे हैं कि हम 2 फेस अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे अपने कॉलम में रेनफोर्समेंट के लिए। तो अपने पास ग्रेड ऑफ स्टील भी है, डायमेंशंस भी है, PU और MU की वैल्यू भी है, D डैश बाई D रेशियो भी है, और अरेंजमेंट ही हमने सेट कर लिया है। तो अब आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन डायग्राम को यूज़ कैसे करना है डिज़ाइन ऑफ कॉलम के लिए। तो इस केस में सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होंगी। सो एक वैल्यू होती है PU बाई FCK BD, और एक वैल्यू होती है MU बाई FCK BD स्क्वायर।
यहाँ पे PU की वैल्यू अपने पास है 174 इंटू 1000 में कर देंगे, मल्टीप्लाई न्यूटन में हो जाएगा। FCK है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, B है 300 और D है 500। यहाँ पे अगर MU बाई FCK BD स्क्वायर की बात करें तो MU है 153.28, इसको कन्वर्ट कर देंगे किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में तो 10 पावर 6 हो जाएगा न्यूटन mm। FCK है 20, B 300, D 500 स्क्वायर। पहली वाली वैल्यू आ रही है 0.058 और दूसरी वाली वैल्यू आ रही है 0.102। अब यहाँ पे करना क्या है, इंट्रक्शन डायग्राम होता क्या है? तो इंट्रक्शन डायग्राम एक ग्राफ है एक तरीके का। बिटवीन वाई एक्सिस में हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं यहाँ पे PU बाई FCK BD, और एक्स एक्सिस में हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं MU डिवाइडेड बाई FCK BD स्क्वायर। और इन दोनों से एक जो हम डायमेंशनलेस इंट्रक्शन डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस पैटर्न का होता है। अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग कर्व मिलते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमें ये देखना है कि हमें यूज कैसे करना है इंट्रक्शन डायग्राम को। तो एक रेगुलर इंटरवल पे MU बाई FCK BD स्क्वायर की वैल्यूज होंगी और एक रेगुलर इंटरवल पे PU बाई FCK BD की वैल्यूज होंगी। हमें क्या करना है, अपनी जो हमें वैल्यू अचीव हुई है अभी PU बाई FCK BD की, वो वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। सपोज अपन को 0.5 यहाँ पे मिला और 0.058 यहाँ पे है और 0.102 यहाँ पे है कहीं पे। अब यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दो, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दो। ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस कर्व को देख लो। अब ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कर्व रिप्रेजेंट करते हैं P बाई FCK की वैल्यू को। P यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील है, P बाई FCK की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग P बाई FCK की वैल्यू के कर्व होते हैं। जिस कर्व को आपके ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमें वैल्यू यूज करनी है P बाई FCK की। तो वो हम देख लेंगे कितने का कर्व है ये। अगर थोड़ा बहुत मार्जिन होता है तो हम राउंड फिगर में वैल्यू यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्जिन हो रहा है, कोई एग्जैक्ट कर्व हमें इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे फिर हम डायमेंशन को चेंज करते हैं। ये कर्व अलग अलग ग्रेड की स्टील के लिए अलग अलग होता है, पहले ही अपन ने बात कर ली। तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं। अब ये कैसे वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो आपका SP16 है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर इंट्रक्शन डायग्राम, जो इंट्रक्शन डायग्राम में ये कर्व मिलेगा वो आपको मिलेगा, ये डिजाइन ऐड है SP16। एक्चुअली ये पार्ट है IS 456 1978 का। जो पुराना IS 456 था वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे, उसका ये पार्ट है, उससे ये कनेक्टेड है SP16, एक डिजाइन ऐड है। तो यहाँ पे कई सारे चार्ट बने हुए हैं, बीम के लिए भी कॉलम के लिए भी। तो कॉलम के लिए जो इंट्रक्शन डायग्राम में चार्ट बना है हमें उसको यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम पहुंचेंगे कैसे उस चार्ट पे, हमें ये देखना है, राइट। तो देखते हैं कैसे हमें यूज करना है चार्ट। ये है डिजाइन ऐड IS 456 1978। अब इसमें हमें सबसे पहले इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स में लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ चार्ट, ये सब मिलेगा। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ चार्ट दिखेगा। सबसे पहले ये तो बीम के लिए यूज होने वाले हैं। बीम में भी हमें SP16 को यूज करना होता है स्ट्रेस निकालने के लिए कंप्रेसिव स्टील में। उसके बाद हमें कॉलम पे देखना है। तो यहाँ से कंप्रेशन विथ बेंडिंग, इस केस के लिए हम इसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन रेनफोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू साइड, तो टू साइड के लिए हम भी देख रहे हैं। अब उसके बाद कौन सा, यहाँ पे तो बहुत सारे चार्ट हैं, हमें यूज कौन सा करना है, और एक एक पेज करके हम जा भी नहीं सकते हैं, डायरेक्टली हमें इंडेक्स से ही आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग चार्ट बने हुए हैं। पहले हम अपने स्टील के ग्रेड को देखते हैं कि हम किस ग्रेड की स्टील के लिए वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो हम 415 के लिए वैल्यू ढूंढ रहे हैं। 415 के यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं। तो अब उसके बाद हम D' बाई D रेशियो देखेंगे
कि अलग अलग 415 के लिए अलग अलग डी रेशियो कौन सा है। तो यहाँ पे 0.05, 0.01, 0.15, तो 0.10 की वैल्यू हमें देखनी है। तो 415 के लिए 0.10 की जो वैल्यू है वो मिलेगी पेज नंबर 116 में, पेज नंबर 117 में, और पेज नंबर 170 में चार्ट नंबर है 32। तो हमें डायरेक्टली ये पेज नंबर 117 में जाना है और चार्ट नंबर 32 देखना है, वहां से हमें ये वैल्यू मिलेगी। राइट, ये है चार्ट नंबर 32। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम वैल्यू यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी हम देख सकते हैं Fe415 के लिए डी रेशियो 0.1 है और यहाँ पे 2 फेस अरेंजमेंट है स्टील का। आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो y एक्सिस पे वैल्यू है वो है PU बाई FC के BD की, और x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो है PU बाई FC के BD स्क्वायर की। जो ये कर्व बन रहा है ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है P बाई FCK की वैल्यू को, अलग अलग वैल्यू 0.28, 0.26, 0.22, 0.20, 0.18, तो अलग अलग वैल्यूज हैं। तो हमें अपनी वैल्यू कैसे ढूंढनी है, हमें इस तरीके से पहले PU बाई FCK की वैल्यू देखना है जो कि 0.05 आई है, मीन्स 0.1 यहाँ है जिसके कहीं सेंटर पे होगा। उसके बाद 0.10 है, 0.10 है मीन्स यहाँ पे कहीं पे अपनी वैल्यू होगी। तो आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करो, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करो, जहाँ पे वैल्यू कट कर रही है वही कर्व अपने लिए यूजफुल है। तो ये कर्व है 0.06 का, यहाँ पे जो वैल्यू है ये है 0.06। तो यहाँ पे P बाई FCK की वैल्यू 0.06 हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें कर्व यूज करना है। ओके, तो अपने केस के लिए फॉर Fe415 d dash by d equal to 0.1 rectangular two phase अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के लिए हमें वैल्यू देखनी कहाँ से, फ्रॉम चार्ट नंबर 32। आप चाहो तो यहाँ पे पेज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, पेज था 117 किसका, ऑफ SP16। तो SP16 में हमें यहाँ पे जाके वैल्यू यूज करनी है। तो हम जब कोड से कोई वैल्यू यूज करते हैं तो हमें उसको मेंशन करना होता है कि हमने वैल्यू कहाँ से पुट की है, कहाँ से उठाई है। राइट, तो यहाँ से जब हमने वैल्यू देखी तो अपने पास P बाई FCK आया 0.06। ठीक, P है परसेंटेज ऑफ स्टील, कंप्रेसिव स्टील भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें परसेंटेज मिल जाएगा 0.06 इंटू FCK। 0.06 इंटू FCK है 20। तो ये वैल्यू आ जाएगी, जो परसेंटेज होगा स्टील का ये होगा, और ये टेंसाइल स्टील नहीं है, परसेंटेज होगा 1.2%। इतना परसेंट स्टील होगा कॉलम में। तो अब इससे कंप्रेसिव स्टील का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ASC कंप्रेसिव स्टील इक्वल टू परसेंटेज पता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना परसेंटेज हम निकाल लेंगे, इंटू BD। P आया है 1.2 डिवाइड बाई 100 इंटू B है 300, D है 500। तो यहाँ से हमें ASC की वैल्यू मिल जाएगी। ASC इक्वल टू आ जाएगा 1800 mm²। तो इतना एरिया रिक्वायर्ड है कॉलम के क्रॉस सेक्शन के लिए। अब हम इसको नंबर ऑफ बार में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर बार का डायमीटर एज्यूम करना होगा। तो अलग अलग डायमीटर भी दे सकते हैं हम, ठीक है ना, और सेम। तो पहले हमें 1 2 3 ट्राई लगाने पड़ेंगे, जरूरी नहीं कि एक ही बार में हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर लें। जब 1 2 बार हम कैलकुलेट करके देखेंगे तब हमें आइडिया लगेगा कि एग्जैक्ट डायमीटर क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 25 के लिए चेक करते हैं, नंबर ऑफ बार फॉर 25 mm डाई। तो नंबर ऑफ बार हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, टोटल एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 बार।
टोटल एरिया है अपने पास 1500, 1 बार का एरिया हो जाएगा 5/4 इंटू 25 स्क्वायर। तो ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। इसको हम राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेटली 4 बार प्रोवाइड कर देंगे। तो कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होगी वो होगी 4 बार ऑफ 20 mm डाया। सो प्रोवाइड 4 बार ऑफ 25 mm 4 बार ऑफ 25 mm डाया as longitudinal reinforcement in कॉलम। तो अभी हमने कॉलम की लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट सेट की है। अब हम बात करेंगे टाई अप बार की या स्ट्रेप बार की। टाई अप बार फॉर कॉलम। कॉलम की जब हम टाई अप बार डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे हमें दो वैल्यू बतानी होगी कि उस बार का डायमीटर कितना होगा और कितनी कितनी स्पेसिंग में हमें प्लेस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाया की। डाया ऑफ टाई अप बार या स्ट्रेप बार। तो जो डाया होता है इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 5 लॉन्गिट्यूडनल मैक्स बाय 4 या फिर 6 mm। जो भी लॉन्गिट्यूडनल डाया है बार का मैक्सिमम, अगर हम यहाँ पे दो डिफरेंट बार प्लेस करते, सपोज हमने कुछ बार 20 mm की और कुछ बार 25 mm की, तो अगर हम डिफरेंट बार प्लेस करें तो वहाँ पे हम कौन सा डायमीटर यूज़ करना होगा, मैक्सिमम वाला। और अगर सेम का यूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू होगी 6.25 और एक दूसरी वैल्यू 6 mm। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू उसके इक्वल है उससे ज़्यादा ही प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 6.25 है, तो 5s शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6.25 mm। अब 6.25 mm प्रोवाइड कर नहीं सकते, ऐसी कोई बार आती नहीं है। और हम राउंड फिगर में पीछे भी नहीं जा सकते हैं कि हम 6.25 को 6 कर दें, क्योंकि फिर ये वाली कंडीशन जो कोड ने वैल्यू डिसाइड की है ये वायलेट हो जाएगी, हम ये वाला केस फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम राउंड फिगर में आगे ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो 5s इक्वल टू 6 के बाद फिर डायरेक्टली 8 mm की बार बनती है। तो जो डायमीटर होगा टाई अप बार का, स्ट्रेप बार का, वो 8 mm होगा। उसके बाद हमें स्पेसिंग भी सेट करनी है, यहाँ पे कितने स्पेसिंग पे, कितने स्पेसिंग पे प्लेस करना है बार को। स्पेसिंग ऑफ टाई अप बार, टाई अप बार को कितने डिस्टेंस में हमें प्लेस करना है। तो उसके लिए स्पेसिंग में हम क्या करते हैं, स्पेसिंग शुड बी लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ, फर्स्ट होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, सेकंड होता है 5 लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम इंटू 16। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो अलग अलग डायमीटर यूज कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल में, तो उसमें जो मिनिमम डाया होगा उसको यूज करना है, उसका 16 टाइम्स करना है, राइट। और अगर सेम डायमीटर यूज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और थर्ड वन है 300 mm। तो इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसके इक्विवेलेंट हमें स्पेसिंग देनी है, या उससे कम ही देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन 300 है अपना, 300 mm है। ये वैल्यू 16 इंटू 25 करोगे तो ज़्यादा ही आनी है। तो जो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू है वो 300 है, ठीक है। तो जो स्पेसिंग होगी वो होगी 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये कॉलम का स्पेसिफिकेशन हो जाएगा कॉलम के लिए। सो प्रोवाइड 8 mm डाया बार एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर एज
टाई अप बार इन कॉलम। तो ये हो जाएगी कॉलम की डिजाइन। कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना होना है, कॉलम में लेटरल टाई कितनी आनी है, कितनी कितनी स्पेसिंग पे आनी है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ फुटिंग। डिजाइन ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन। टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। सबसे पहले बीम डिजाइन किया, फिर बीम का लोड कॉलम में आया तो कॉलम डिजाइन किया, उसके बाद कॉलम का लोड फुटिंग में जाएगा तो फुटिंग डिजाइन करनी है। फुटिंग डिजाइन बहुत सिंपल है, हमने RCC 1 में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना। कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोड कैलकुलेट करेंगे, फुटिंग में लोड कितना आ रहा है, उसके बाद उस लोड के लिए हम फुटिंग की डायमेंशन डिसाइड करेंगे और उसमें रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लोड की बात करें तो यहाँ पे हम जो इनिशियल कैलकुलेशन करते हैं वो वर्किंग लोड के लिए करते हैं। तो हमें पता है कॉलम में जो अल्टीमेट लोड आ रहा है वो 174 किलो न्यूटन है। तो हम यहाँ से इसको वर्किंग लोड में कन्वर्ट कर देंगे, 174 डिवाइड बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116 किलो न्यूटन। उसके बाद ये तो कॉलम पे आने वाला लोड है बीम के थ्रू। अब कॉलम का कुछ सेल्फ वेट भी होगा, तो सेल्फ वेट ऑफ कॉलम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ RCC। कॉलम का वॉल्यूम हो जाएगा 0.3 इंटू 0.5 इंटू लेंथ है कॉलम का 4.3 इंटू RCC की डेंसिटी हो जाएगी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कॉलम का सेल्फ वेट आ जाएगा 16.125 किलो न्यूटन। तो अब कॉलम के थ्रू टोटल कितना लोड फुटिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो टोटल लोड बाय कॉलम, इन दोनों को ऐड कर दें, ये वैल्यू हो जाएगी 132.125 किलो न्यूटन। टोटल इतना लोड कॉलम के थ्रू फुटिंग में ट्रांसफर होगा। अब फुटिंग का कुछ सेल्फ वेट भी होगा, सो सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। फुटिंग का सेल्फ वेट होगा, अभी तो हमें कुछ डायमेंशन पता नहीं है, डेप्थ पता नहीं है, तो जो थंब रूल हम यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं कि जो कॉलम पे लोड आ रहा है उसका 10% फुटिंग का डेड वेट होता है। तो ये 132.12 का 10% ऑफ 132.12, ये वैल्यू हो जाएगी 13.21 किलो न्यूटन। इतना लोड फुटिंग के थ्रू पास होगा, कॉलम का लोड फुटिंग के थ्रू पास होगा। अब टोटल कितना लोड सॉइल पे ट्रांसफर होगा वो देख लेते हैं। सो टोटल लोड ऑन सॉइल थ्रू फाउंडेशन या फुटिंग, तो कॉलम का लोड और सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लोड ऑन सॉइल मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 145.3 किलो न्यूटन। तो अभी सॉइल जो फुटिंग के नीचे सॉइल है उसमें इतना लोड जाएगा, इतने लोड को उसको रजिस्ट करना होगा, इतना प्रेशर उस पर एग्जिस्ट होगा। अब ये कौन रजिस्ट करेगा, ये रजिस्ट करेगा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, तो वो हमें दिया हुआ है एज सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इनकी हेल्प से, इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम फुटिंग का प्लान एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सो प्लान एरिया ऑफ फुटिंग, या ऐसे भी बोल सकते हैं साइज ऑफ फुटिंग। कैसे, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा लोड, टोटल लोड डिवाइडेड बाय सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। ये होगा किलो न्यूटन, ये होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर एरिया बचेगा आपके पास। ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.98 मीटर स्क्वायर।
इसको राउंड फिगर में हम यूज़ कर सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। ये प्लान एरिया होगा फुटिंग का। अब अगर हम इसको डायमेंशन में ब्रेक करना चाहें तो हम फुटिंग को स्क्वायर पैटर्न में प्रोवाइड कर सकते हैं 1 मीटर बाई 1 मीटर में, राइट। तो हम डायमेंशन में किसी भी तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन देनी होगी जो आपकी ये दोनों साइड होंगी, और अगर हम स्क्वायर दे रहे हैं दोनों को सेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटर होगा कि हम 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्क्वायर फुटिंग प्रोवाइड कर दें। सो डायमेंशन ऑफ स्क्वायर फुटिंग इज 1 क्रॉस 1 मीटर। ओके, तो अभी फुटिंग का प्लान एरिया डिसाइड हुआ है, राइट। अभी हमें फुटिंग की डेप्थ भी बतानी है कि फुटिंग का डेप्थ कितना होगा। एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो फुटिंग के डेप्थ पे डिपेंड करेगा। डेप्थ डिसाइड करेगा कि कितना मटेरियल दे रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सॉइल के थ्रू कितना प्रेशर एग्जस्ट होगा फुटिंग पे। एक्चुअल में फिनोमेना क्या होगा यहाँ पे प्रेशर एग्जिस्ट होने का। देखिए, अगर ये अपना कॉलम है, कॉलम से लोड फुटिंग में ट्रांसफर हुआ, कॉलम से लोड फुटिंग में आया और थ्रू फुटिंग सरफेस ये लोड सॉइल में पास हुआ। अब सॉइल क्या करेगी, इस स्ट्रक्चर को बैलेंस बनाने के लिए जितना लोड उस पर आ रहा है उतने मैग्नीट्यूड का प्रेशर अपवर्ड साइड में अप्लाई करेगी। तो ये प्रेशर होगा सॉइल के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसी प्रेशर के लिए हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी कि इनके थ्रू कितना इफेक्ट आ रहा है इस सरफेस पे फुटिंग के, राइट। तो अब हमें देखना होगा, अगर हम इसका प्लान व्यू देखें, सपोज ये 300, ये 500, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। तो यहाँ पे अब हमें डेप्थ सेट करने के लिए शेयर क्राइटेरिया यूज करना होगा। यहाँ पे एक्चुअली 1 वे शेयर और 2 वे शेयर फिनोमेना जनरेट होता है। तो हम 1 वे शेयर से यहाँ पे देखेंगे कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टेप यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं फॉर डेप्थ ऑफ फुटिंग। हमें एक्चुअल में फुटिंग की डेप्थ चाहिए। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 1 वे शेयर का। वन वे शेयर के केस में पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वन वे शेयर के केस में क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे आता है। तो वन वे शेयर के केस में क्रिटिकल सेक्शन कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे होता है। अगर ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डी होगी। डी क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, ये है डी, राइट, दैट इज डी। तो अगर हम वन वे शेयर डील कर रहे हैं तो वन वे शेयर में क्रिटिकल सेक्शन कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे होगा। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका एक तरह से बिहेव करेगा और दूसरा पोर्शन दूसरे साइड से बिहेव करेगा। अब यहाँ पे जितना प्रेशर एग्जस्ट होगा डाउन साइड से, अगर हम यहाँ पे इसको एक लाइन क्रॉस कर दें तो यहाँ से सॉइल जितना प्रेशर एग्जिस्ट करेगी इस सरफेस पे उतना रेजिस्टेंस देना होगा इस सेक्शन को, तभी ये बैलेंस बना रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, शियर स्ट्रेस जनरेट हो रही है इस सेक्शन पे। अगर इस सेक्शन को हम यहाँ से कट करके इधर सामने से देखेंगे तो यहाँ पे जो नेचर होगा इस प्रेशर के थ्रू वो होगा शियर नेचर। तो यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, लेकिन जो शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा वो डिजाइन वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 वे shear should be less than or equal to k into tau c। k एक फैक्टर होता है मॉडिफिकेशन, टाउ सी डिजाइन स्ट्रेस होता है। तो 1 वे शेयर लेस देन आर इक्वल टू के इंटू टाउ सी। यहाँ पे जब हम प्रिलिमिनरी या इनिशियल डिजाइन करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज नहीं होती हैं, तो इनिशियल केस में हम के की वैल्यू 1 पुट करते हैं, और जो टाउ सी होता है वो पता है आपको टेबल नंबर 19 IS 456 के टेबल नंबर 19 से ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील हम टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमें पता नहीं है इसमें कितना परसेंटेज आएगा, तो इनिशियल जो टाउ सी हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर 0.2% ऑफ स्टील। हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 0.2% स्टील होगा, और इसी की इक्विवेलेंट वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो लगभग 0.32 होती है, आप कोड में देख के चेक कर सकते हैं। तो इनिशियली हम टाउ सी की वैल्यू यूज करेंगे 0.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 वे शेयर, अब देखिए
ठीक है, वन वे शियर हम कैलकुलेट करेंगे आगे। शियर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे शियर फोर्स कैलकुलेट करना होगा। शियर फोर्स के लिए हमें यहाँ पे डायमेंशन चाहिए होगी। तो यहाँ से लेके टोटल डायमेंशन, अगर हम इस डायमेंशन की बात करें, क्रिटिकल सेक्शन की जो ओवरऑल डायमेंशन हो रही है, ये वाली डायमेंशन तो 1 मीटर है, हमें ये डायमेंशन चाहिए। ये डायमेंशन कैसे निकलेगी? टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें पता है, उसमें से ये वाली लेंथ माइनस कर दें तो क्या बचा? यहाँ से ये और यहाँ से ये डिस्टेंस अपने पास बची। तो उस डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, राइट। उसमें से d माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो मैंने अभी क्या कहा, जो आपका 1 मीटर है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको l मान लें, राइट, इसको l मान लें, इसको b एज्यूम कर लें, दोनों हालांकि इक्वल ही हैं। तो अगर हम इसको l एज्यूम कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? l माइनस, अब इसको हम अगर a और इसको हम b एज्यूम कर लें कॉलम की साइड्स को, तो l माइनस a, उसके बाद उसको हाफ करना है, उसमें माइनस d करना है। ये वैल्यू होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। सिंपल है, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस आपको करने हैं और कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस। और बाकी ये वाली वैल्यू तो 1 मीटर है ही, इधर वाली ये वैल्यू 1 मीटर है ही। तो अब आसान हो जाएगा हमारे लिए शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना। तो 1 वे शियर में जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? लोड बाई एरिया। तो यहाँ पे शियर लोड या लोड ऑन द सरफेस डिवाइड बाई रजिस्टिंग एरिया, उस लोड को कितना एरिया रजिस्ट कर रहा है, दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू के। के हमने इनिशियली 1 लिया है, टाउ सी अपने पास 0.32 हमने यूज किया है, जो लगभग मिनिमम वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू होती है। उसके बाद शियर लोड, अब लोड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। अभी जो लोड है वो यहाँ पे थ्रू आउट सरफेस फैला हुआ है, ठीक है ना, तो इन द फॉर्म ऑफ यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। तो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट यहाँ पे लेंथ पे जो ये आपका एक सेक्शन बन रहा है, ये जो एक टोटल एक जोन अलग बॉक्स बन रहा है, इसके थ्रू आउट सरफेस पे लोड लग रहा है, ठीक। तो हमें इसको प्रेशर लग रहा है, तो हमें इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो सॉइल प्रेशर से पॉइंट इस टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सॉइल प्रेशर से जो टोटल एरिया यहाँ पे है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन होगा वो यहाँ पे सेंटर पे एक्ट करेगा और पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया तो अपन को काम करना इजी होगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पे जो सॉइल प्रेशर लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें ये भी कैलकुलेट करना है, तब तो हम बाकी काम कर पाएंगे। तो पहले हम सॉइल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। एज नेट सॉइल प्रेशर इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टर्ड वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर इक्वल टू होता है लोड बाई एरिया, 1.5 इंटू पी डिवाइड बाई एरिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो P है वो केवल कॉलम का लोड है, यहाँ पे हम सिर्फ कॉलम के लोड को कंसिडर करेंगे और एरिया वही रहेगा, राइट, जो है अपने पास अभी जितने एरिया से ये पास हो रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू पी आया था 132.125। ये यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे हम कॉलम का लोड यूज करेंगे नेट प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, डिवाइड बाई एरिया, हमने 1 मीटर बाई 1 मीटर का एरिया यूज किया है। तो जो नेट सॉइल प्रेशर है वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब हम इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस सॉइल प्रेशर के लिए हमें फुटिंग को डिजाइन करना है, राइट। अब आगे चलते हैं, ये काम हमें पहले कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जब हम शियर 1 वे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है शियर लोड बाय शियर एरिया। सो 1 वे शियर स्ट्रेस,
लोड बाय एरिया, लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैंने बताया आपको। टोटल जो ये एरिया हैज्ड, इस एरिया को सॉइल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लोड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्ट कहाँ पे करेगा, इस सेंटर पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी लोड की WU नेट सॉइल प्रेशर इनटू जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन रहा है उसका डायमेंशन है L माइनस A डिवाइड बाई 2 माइनस D इंटू दूसरी जो डायमेंशन है वो 1 मीटर है, डिवाइड बाय रजिस्टिंग एरिया। अब रजिस्टिंग एरिया कितना होगा वो यहाँ से समझिए। जो यहाँ पे सॉइल प्रेशर इस हैज्ड पोर्शन पे लग रहा है तो ये वाला पोर्शन इस लाइन के इधर वाला पोर्शन अगर अपवर्ड मूव होगा तो उसको रेजिस्टेंस कौन देगा, ये वाला सेक्शन देगा, राइट। तो अगर ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, इस सेक्शन का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए होगी और इसकी डेप्थ चाहिए होगी। तो लेंथ 1 मीटर है और डेप्थ D है, डेप्थ के लिए हमें कैलकुलेट ही करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू D and that should be less than or equal to 0.32। अब यहाँ पे हमें सब कुछ पता है, यहाँ L की जगह 1 आ जाएगा, W भी पता है, L की जगह 1 आ जाएगा, A भी पता है 300 है, D, ये D और ये D, केवल एक ही अननोन है कंप्लीट इक्वेशन में D है और यही हमें चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से D इक्वल टू मिल जाएगा लगभग 187.5 mm। तो इसको हम प्रोवाइड करेंगे, 187 प्रोवाइड करना सही नहीं होगा वहाँ पे, राइट। तो एक ऐसी वैल्यू देंगे जो प्रोवाइड करना इजी हो। तो D हम प्रोवाइड करेंगे लगभग 200 mm और जो ओवरऑल डेप्थ होगा उसमें इफेक्टिव कवर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 mm। ये फुटिंग की डेप्थ होगी जिसके लिए हम इसको डिज़ाइन कर रहे थे। 250 mm डेप्थ हमें प्रोवाइड करना है फुटिंग के लिए ताकि वो शियर को रजिस्ट कर पाए। तो फुटिंग का डायमेंशन यहाँ पे डिसाइड हो गया है कि उसका प्लान एरिया कितना होगा और फुटिंग की डेप्थ कितनी होगी। अब हमें उसमें रेनफोर्समेंट चाहिए, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि फुटिंग जो है वो स्लैब की तरह डिजाइन की जाती है, राइट। तो अब उसमें बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा वो हमें देखना है। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए सेम उसी डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार प्लॉट कर लेते हैं। अगर हम प्लान डायग्राम की बात करें यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन पास होगा D डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस हमने अभी कैलकुलेट किए। हमें इस क्रिटिकल सेक्शन के अबाउट इस यहाँ पे जो लोड लग रहा है हैज्ड पोर्शन में इसका मोमेंट लेना है 1 मीटर। तो करना क्या है, सबसे पहले हमने लोड तो ऑलरेडी लोड में कन्वर्ट ही कर लिया है उसको, ठीक है ना। कैसे करना है वो हम सीख गए हैं कि सॉइल प्रेशर में इस टोटल एरिया को, हैज्ड एरिया को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद हमें इस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट मूवमेंट चाहिए, क्रिटिकल लाइन के अबाउट मूवमेंट चाहिए। तो इस पॉइंट के अबाउट जब इस लोड का मूवमेंट लेंगे तो उस लोड में ये वाले डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिस्टेंस क्या है, ये जो अभी डिस्टेंस हमने निकाली थी यहाँ पे L माइनस A बाई 2 माइनस D, इसका भी हाफ हो जाएगा यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी, राइट। तो जब मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे mu इक्वल टू, यहाँ पे सॉइल प्रेशर WU इंटू इसमें हम प्लान एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, प्लान एरिया हो जाएगा L माइनस A बाई 2 माइनस D इंटू 1। वैल्यू ध्यान से रखना है, न्यूटन मीटर mm इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, सारी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सेम यूनिट में रखी जाती है। तो अभी ये लोड में कन्वर्ट हुआ है। अब अगर हम इसका मूवमेंट लेंगे तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 L माइनस A बाई 2 माइनस D, ये हुआ मूवमेंट। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे L की जगह 1 आएगा, वैल्यू मैं रख देता हूँ एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो। WU आया है 0.2, राइट। ये न्यूटन mm में है तो बाकी चीज़ें भी हम न्यूटन और mm में पुट कर रहे हैं। L है 1000 mm माइनस ये है 300
डिवाइड बाई 2 माइनस डी हमें कैलकुलेट ही करना है, सॉरी डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी 200 इंटू 1 की जगह पे 1000 mm इंटू 1/2 एल की जगह पे आ जाएगा 1000 माइनस 300 डिवाइड बाई 2 माइनस 200। इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा स्लैब के लिए, फुटिंग के लिए, और ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। जब हम इसको किलो न्यूटन मीटर में चेंज करेंगे तो 9 किलो न्यूटन मीटर। तो इस बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें इस फुटिंग को डिजाइन करना होगा, इस फुटिंग में रेनफोर्समेंट डिजाइन करने होंगे, राइट। तो अब मोमेंट मिल गया, सबसे पहले हम चेक कर लें कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है कि नहीं है। ओके, तो लिमिटिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लें इसके लिए। सो mu लिमिट 415 स्टील यूज कर रहे हैं तो सिंपल डायरेक्टली 0.138 FCK BD², ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एज ए स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो स्लैब वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे 0.138 FCK 20 है, विड्थ हमेशा 1 मीटर लेके चलते हैं, ये 1000 हो जाएगा, डेप्थ अपनी है 200 स्क्वायर। ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो mu लिमिट की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद 110 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। इसको जब किलो न्यूटन मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू 110 किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो मोमेंट आया था 9 था, जो मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट है वो 110। तो एज mu इज लेस देन mu लिमिट, तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी यहाँ से अपनी कंडीशन बन जाएगी अंडर रेनफोर्स। सो सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। अब सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड डायरेक्टली हम यहाँ पे AST का फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट या स्टील कुछ भी बोल सकते हैं, AST फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक 0.5 FCK BD डिवाइडेड बाई F/1 माइनस √1 माइनस 4.6 mu डिवाइडेड बाई FCK BD²। यहाँ पे वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली आपको एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। 0.5 इंटू FCK हो जाएगा 20, B है 1000, D है 200 डिवाइड बाई Fi है 20, 1 माइनस √1 माइनस 4.6 इंटू mu है 9 इंटू 10⁻6 करेंगे न्यूटन mm में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाई FCK है 20, B है 1000, D है 200 स्क्वायर। ये सारी वैल्यू जब रख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो AST हो जाएगा 126.2 mm²। तो इतना एरिया रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू कहीं मिनिमम से कम तो नहीं जा रही है, एंड AST मिनिमम। तो स्लैब के लिए AST मिनिमम कितना होता है 0.12% ऑफ BD। 0.12 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000 इंटू 200, ये वैल्यू आ रही है अपनी 240। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी कम जा रहा है ये AST जो हमारे कैलकुलेशन में कैलकुलेट हो गया है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे फिर हम मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कभी भी हम लिमिटिंग वैल्यू को वायलेट नहीं करते हैं, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। अगर हम मिनिमम से नीचे जा रहे हैं तो फिर मिनिमम ही प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर मैक्सिमम से ऊपर जा रहे हैं तो फिर मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्चुअली हम प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे 240 mm²।
सो प्रोवाइड AST इक्वल टू 240 mm²। अब इसके लिए स्पेसिंग कैलकुलेट कर लें कि स्लैब में हम स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं, बीम और कॉलम में नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिंग फॉर स्लैब में जनरली हम 10 mm 12 mm ऐसे डायमीटर प्रोवाइड करते हैं। तो 10 या 12 mm, अगर मैं 12 mm की बात करूँ, 12 mm डाया बार। तो स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया वन बार 5/4 इंटू D² 12² डिवाइड बाई टोटल एरिया इंटू विथ कितनी ले रहे हैं हम? 1000 ले रहे हैं। तो यहाँ से स्पेसिंग मिल जाएगी 471। तो जनरली हम 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वही प्रोवाइड करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग वो हम दे रहे हैं 300 mm सेंटर टू सेंटर। क्यों दे रहे हैं? क्लियर होना चाहिए माइंड में। जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 300 mm होती है, यहाँ पे 471 आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम वाली वैल्यू ही यूज़ करेंगे 300 mm सेंटर टू सेंटर। सो प्रोवाइड 12 mm डाया बार एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर ऑन फुटिंग। इस तरीके से हम चाहें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के केस में क्या होगा कि हम मिनिमम स्टील के इक्विवेलेंट प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम भी 240 ही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही स्पेसिफिकेशन आएगा। वहाँ पे भी हम यही स्पेसिफिकेशन यूज़ करेंगे। वहाँ पे हो सकता है डेप्थ हम ज़्यादा प्रोवाइड कर दें, पर ये डेप्थ भी 450 होनी चाहिए, 470 बन जा रही है। तो ये स्पेसिफिकेशन हम डिस्ट्रीब्यूशन बार में सेकेंडरी रेनफोर्समेंट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज इट इज़ सेम। तो ये कंप्लीट डिज़ाइन है पोर्टल फ्रेम का। इसमें हमने बीम, कॉलम और फुटिंग तीनों चीज़ें डिजाइन की हैं। उसके बाद हम जो भी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट किया है उसको यहाँ पे हम बाय डायग्राम उसकी डिटेलिंग शो करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें सारे रेनफोर्समेंट, सभी के सभी रेनफोर्समेंट को एक्सप्लेन करना होगा और यहाँ पे शो करना होगा डायग्राम के थ्रू। तो अगर हम बात करें, ये अपना कॉलम है, ये बीम है, राइट। सबसे पहले बीम से स्टार्ट करते हैं। तो बीम में इधर अगर स्पान की बात करें, सपोज ये मिड स्पान है यहाँ पे, तो मिड स्पान पे डाउन साइड में टेंसाइल जोन है, तो यहाँ पे हमने 4 बार ऑफ 20 mm डायमीटर प्रोवाइड किया है, राइट। और फिर टॉप में हमें नॉमिनल डायमीटर देना ही होता है टाई अप करने के लिए, तो यहाँ पे हमने 20 mm की 2 बार प्लेस की हुई है। अगर हम सपोर्ट पे आते हैं, सपोर्ट पे रिवर्स हो जाता है, तो मेन टेंसाइल स्टील टॉप पोर्शन में चली जाती है 3 बार ऑफ 20 mm, जो नॉमिनल स्टील है कंप्रेशन जोन वाली, और यहाँ पे 2 बार ऑफ 20 mm। तो ये दोनों जगह सेम ही रहेगा। उसके बाद अगर हम स्पेसिंग की बात करें शेयर एनफोर्समेंट की, तो ये है 250 mm सेंटर टू सेंटर, टू लेग्ड 250 mm सेंटर टू सेंटर। देन यहाँ पे जो हमने एंगरेज लेंथ कैलकुलेट की थी, वो यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ये 1080 mm फुलफिल होगा। फिर कॉलम की बात करते हैं। कॉलम में 4 बार ऑफ, यहाँ पे अपने पास जो ये 4 बार ऑफ 25 mm डाया के स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद जो ये टाई अप बार है 8 mm का है एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। देन जो हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट पे कुछ इस तरीका एक अरेंजमेंट होता है, चारों के चारों बार को हम क्रॉस बेंड करते हैं और उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये हिंज कनेक्शन के लिए ऐसा बनाया गया है। देन फुटिंग में, फिर फुटिंग में हमने जो भी कैलकुलेट किया है, इसकी डेप्थ 250 है, विथ और लेंथ जो है 1 मीटर है। यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है, इसकी स्पेसिंग हम यहाँ पे, इसका स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पे बता सकते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्या था ये 12 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, दोनों डायरेक्शन में, राइट। यहाँ पे प्लान बना हुआ है फुटिंग का, प्लान के थ्रू भी आपको दिखा सकते हैं डिटेलिंग। ये कॉलम है और ये आपका स्टील का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम इस बीम की बात करें, तो ये बीम मिड स्पान पे जो टेंसाइल जोन है बॉटम साइड में होगा, तो यहाँ पे 4 बार दिख रही हैं।
इसके बाद ये जो सेक्शन है ये है सपोर्ट का। सपोर्ट में टॉप पे टेंशन है तो यहाँ पे आपको 3 बार दिख रहा है। तो ये कंप्लीट डिटेलिंग भी यहाँ पे शो करनी होगी, तब जाके डिज़ाइन अपनी कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से हमें पोर्टल फ्रेम को डिज़ाइन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।